हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है आयशा और आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेकंड बुक से, जिसका नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। ये लिखा हुआ है सपोर्ट मटेरियल में, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सपोर्ट मटेरियल से। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी कि आपने चैप्टर का नाम कुछ बताया और यहाँ लिखा हुआ कुछ है। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको प्रीव्यू दे देती हूँ कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे उपनिवेशवाद और जी क्या पढ़ेंगे हम संरचनात्मक परिवर्तन, जो भारत में किस तरीके से परिवर्तन आए, किसके द्वारा, उपनिवेशवाद द्वारा। ठीक है, में पढ़ेंगे पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है, और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, उपनिवेशवाद तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन अब हम इसमें पढ़ेंगे औद्योगिकरण, नगरीकरण और पूंजीवाद। ये सब हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद के दौरान की। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मुख्य बिंदु दे रखा है हमें, भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाएं औपनिवेशिक काल की देन है। हमारे देश की संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप व प्रतिमानों पर आधारित है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है कि भारत में जो आधुनिक विचार और संस्थाएं औपनिवेशिक काल की देन से ही आई हैं। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जो भारत में आजकल लोगों की जो विचार हैं, जो संस्थाएं, वो किसकी देन है, औपनिवेशिक काल की। अब आप लोग सोचेंगे कि औपनिवेशिक काल होता क्या है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि औपनिवेशिक काल क्या है, तब तक आप इसे नहीं समझ सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि औपनिवेशिक काल का मतलब है कि एक देश का किसी दूसरे देश पर शासन औपनिवेशिक काल कहलाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ब्रिटिश सरकार ने जब भारत पर इतने साल राज किया, उसे ही हमारे देश का औपनिवेशिक काल माना जाता है। तो आप लोगों को समझ आ गया कि उपनिवेशवाद क्या है, औपनिवेशिक काल क्या है। तो भारत का औपनिवेशिक काल क्या था, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत पर इतने साल राज किया था। ठीक है, तो उसी के कारण भारत में इतनी जो है परिवर्तन आए हैं कि इसकी वजह से हमारा कोई विकास भी हुआ है, तो वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सड़कों पर बाय चलना, ब्रेड, ऑमलेट और कटलेट जैसे खाने की चीज़ इस्तेमाल करना, नेक टाई पोशाक का अनिवार्य हिस्सा होता है, अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होना आदि। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि रोड पर हम लोग आजकल बाएं चलते हैं। ठीक है, ये लोग आपने देखा होगा कि हम लोग बाएं चलते हैं, ब्रेड, ऑमलेट और कटलेट जैसा कि नाश्ता करते हैं। पहले आप लोग अगर अपने बड़े बूढ़ों से पूछेंगे, दादी से, दादा से या नाना नानी, किसी से भी घर में पूछेंगे, तो पहले ब्रेड और ऑमलेट का नाश्ता कभी नहीं होता था। ये ब्रेड जो है वो ब्रिटिश लोग खाते थे, यहाँ पर नहीं खाते थे, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह ऑफिस जाना होता था, तो वो जल्दी जल्दी ब्रेड का नाश्ता करते थे। यहाँ पे हमेशा से परोंठा का इस्तेमाल किया जाता था। बट अब जब से औपनिवेशिक काल हमारे भारत में हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर लोगों ने ब्रेड ऑमलेट खाने स्टार्ट कर दिया और सबसे बड़ा अंग्रेज़ी बोलना भी स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज, औपनिवेशवाद ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में नवीन परिवर्तन किए, परंतु मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन औद्योगिकरण व नगरीकरण है। तो मैंने आपको उपनिवेशवाद बताया कि क्या होता है। उपनिवेशवाद एक स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है। भारत में ये शासन किसी अन्य शासन में अधिक प्रभावशाली रहा। उपनिवेशवाद ने सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में परिवर्तनों की दिशा दी एवं उन पर अनेक प्रभाव डाले। तो मैंने आपको अभी उपनिवेशवाद बताया था कि क्या है, कि एक देश का दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि एक देश का दूसरे देश पर शासन उपनिवेशवाद माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, भारत में यह शासन किसी अन्य शासन से अधिक प्रभावशाली था। मतलब और कहीं अगर ऐसे शासन हुआ होगा, बट भारत में जो ये शासन हुआ बहुत प्रभावशाली था। क्यों? क्योंकि इसके भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर प्रभाव। ब्रितानी उपनिवेशवाद पूंजीवाद व्यवस्था पर आधारित था। इसने आर्थिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया, जिसके कारण इसे मजबूती मिली। वस्तुओं की उत्पादन प्रणाली व तरीके भी बदल गए। तो इससे क्या, उपनिवेशवाद हमारे भारत में आया तो उससे हमारे समाज पर प्रभाव होने लगे, जो ब्रितानी उपनिवेशवाद ने हम पर किए। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, इसने आर्थिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किए थे। जब उपनिवेशवाद हमारे भारत में हुआ, उससे हमारे देश में क्या हुआ, पूंजीवाद की व्यवस्था बढ़ी।
ठीक है, जिससे कि हमें आर्थिक व्यवस्था बढ़ी है, हमारे भारत की कई चीज़ें हुई हैं जिससे हमारे भारत का विकास हुआ है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जंगल काटकर चाय की खेती की शुरुआत की तथा जंगलों को नियंत्रित एवं प्रशासित करने के लिए अनेक कानून बनाए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहे हैं, जंगल काटकर चाय की बागानी की जाती थी। मतलब पहले आप लोग किसी से भी पूछेंगे अपने बड़े बूढ़ों से, वो यही कहेंगे पहले यहाँ चाय नहीं पी जाती थी। चाय कहाँ की देन है, ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक काल की देन है, क्योंकि ब्रिटिश लोग ही चाय पिया करते थे। तो यहाँ पर जब वो आए काम के लिए, जब उन्होंने यहाँ शासन किया, तब उन्हें यहाँ चाय नहीं थी, तो उन्होंने चाय की खेती करवानी शुरू कर दी, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, जंगल ही काट दिए। जंगल काटकर वो यहाँ पे चाय की खेती किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज, उपनिवेशवाद के दौरान लोगों का आवागमन बढ़ा। डॉक्टर व वकील मुख्यतः बंगाल व मद्रास से चुनकर देश विदेश के विभिन्न भागों में सेवा के लिए भेजे गए। व्यवसायों का आवागमन भी बढ़ा। यह भारत तक सीमित न रहकर सुदूर एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका उपनिवेशवाद तक बढ़ गया। ठीक है जी, इस पॉइंट में क्या है, जब उपनिवेशवाद हुआ उसके दौरान क्या हुआ कि हमारे भारत से बहुत से लोग डॉक्टर हुए, वकील हुए, जो कि कहाँ के थे, बंगाल व मद्रास से हुआ करते थे। उन्हें चुन चुनकर देश से विदेश भेजा जाता था, जिससे कि व्यवसाय बढ़े। ठीक है, इससे हमारे देश में व्यवसायों का आगमन भी हुआ और भारत से, ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ, ये बहुत दूर दूर देशों तक जा पहुंचा, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, आज के झारखंड प्रदेश से उन दिनों बहुत से लोग चाय बागानों में मजदूरी करने के उद्देश्य से असम आए। भारतीय मजदूरों एवं दक्ष सेवा कर्मियों को जहाज़ों के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका भेजा गया। तो इसमें क्या है, जो आज झारखंड नाम से जाना जाता है प्रदेश, तो वहाँ से उन दिनों क्या होता था, जो लोग थे वहाँ से उन्हें चाय के बागानों में मजदूरी करने के लिए आते थे, काम करने के लिए आते थे कि हमें असम में काम मिलेगा। क्योंकि असम में ही ज़्यादातर चाय की खेती की जा रही थी। तो भारतीय में जो भारत के जो मजदूर थे, वो जो सेवा कर्मी थे, वो जहाज़ों के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और अमेरिका पहुंचाए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उधर तटीय नगर बहुत ज़्यादा होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, पानी के जहाज़ों से ही भेजा करते थे। किनको? मजदूरों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उपनिवेशवाद ने वैधानिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला में भी परिवर्तन लाए। कुछ परिवर्तन सुनियोजित तरीके से लाए गए थे। तो उपनिवेशवाद के दौरान क्या हुआ, उपनिवेशवाद ने हमारे वैधानिक, सांस्कृतिक, वास्तुकला में भी परिवर्तन लाए थे, जो कि बहुत सुनियोजित तरीके से, मतलब बहुत ढंग से, बहुत ही ढंग वाले तरीके से लाए गए थे ये परिवर्तन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे पश्चिमी शिक्षा पद्धति को भारत में इस उद्देश्य से लाया गया कि उससे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में सहयोगी हो। यही पश्चिमी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी चेतना एवं उपनिवेश विरोधी चेतना का माध्यम बनी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ शासन कर रही थी। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि हमारे भारत के लोगों को, भारत निवासियों को पश्चिमी शिक्षा देंगे, जिससे कि उनका उपनिवेशवाद यहाँ पर बना रहे, उनका शासन यहाँ बना रहे। लेकिन इसका उलट हुआ। क्या हुआ कि जो हम पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उससे लोगों में नॉलेज आई। ठीक है, उनमें उससे लोगों को समझ आई कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे अधिकार हमें नहीं मिल रहे। तो इस शिक्षा ने, पश्चिमी शिक्षा की पद्धति ने राष्ट्रवादी चेतना एवं उपनिवेश विरोधी चेतना का माध्यम बनाया। ठीक है, लोगों में राष्ट्रवादी चेतना आई इससे, और उपनिवेश विरोधी चेतना आई कि हमारे साथ ही जो उपनिवेशवाद हो रहा है वो गलत है, इसके विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये भावनाएं लोगों में उत्पन्न हुई थी, किसकी वजह से? पश्चिमी शिक्षा पद्धति की वजह से। तो ये लोग ये जो थी पश्चिमी शिक्षा, उन्होंने अपने मतलब से की थी, बट ये किसका फ़ायदा कर गई? हम भारतीयों का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा है। हम अंग्रेज़ी भाषा का उदाहरण ले सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं, आज भी इंग्लिश जो है हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। ठीक है ना, अगर हम कहीं भी जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ भी हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है, या किसी स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए, वहाँ भी हम स्कूल में देखते हैं कि हम इंग्लिश आजकल बहुत पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज आज हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। किसके कारण? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के ही कारण। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य रचनाएं की हैं। अंग्रेजी के ज्ञान के कारण विशेष स्थान प्राप्त हैं। जिसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता उसे रोजगार के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंग्रेजी ज्ञान से अब दलितों के लिए भी अवसरों के द्वार खुल गए हैं। तो जब हमने भारतीयों ने अंग्रेजी सीखी तो उन्होंने बहुत सी उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं की हैं। तो अंग्रेजी के ज्ञान के कारण विशेष स्थान भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन जहाँ इतने सकारात्मक इसके प्रभाव देखने को मिले, वहीं क्या हुआ कि जिनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता था उन्हें व्यवसाय के अवसर प्राप्त नहीं होते थे। क्योंकि आज भी यही, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो लोग समझते हैं वो अनपढ़ है, ठीक है, तो उसे जॉब्स नहीं मिल पाती हैं आसानी से। बट दलितों के लिए बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर दलितों को आती है इंग्लिश तो उनके लिए भी काफ़ी अवसर खुले हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे पूंजीवाद। अभी तक हमने पढ़ा है उपनिवेशवाद, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पूंजीवाद। तो पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है। ठीक है, तो पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसका स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथ में आता है, सबके हाथ में नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं कि बिजनेस किसी एक इंसान का होता है, उसे चलाने वाले जो होते हैं वो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, ठीक है ना। किसी एक के हाथ में होता है बिजनेस, सबके हाथ में नहीं हो सकता। तो यही है। तो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है। इसे गतिशीलता, वृद्धि, प्रसार, नवीनीकरण, तकनीक तथा श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जाना गया। इससे बाजार को एक विस्तृत भूमंडलीकरण रूप में देखा जाने लगा। भारत में भी पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद प्रबल हुआ और इस प्रक्रिया का प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर पड़ा। तो पूंजीवाद को क्या माना गया है? बाजार, ठीक है, बाजार से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो पूंजीवाद कैसी व्यवस्था है? ये बाजार से जुड़ी हुई व्यवस्था है। इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि ये बाजार से जुड़ी हुई व्यवस्था है। इसे किस पर जोर दिया गया? पैसा कमाने पर, लाभ कमाने पर, ज़्यादा मुनाफा कमाने पर ज़्यादा जोर दिया गया। और इसने क्या किया? भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, राजनीतिक संरचना पर प्रभाव डाला। ठीक है, इसे इन आसान शब्दों में समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर पूंजीवादी व्यवस्था शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्था बन सकती है तो राष्ट्र राज्य भी, समझ रहे हैं आप, राष्ट्र राज्य भी सशक्त एवं प्रबल राजनीतिक रूप ले सकता है। औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह एवं नए सामाजिक रिश्तों का विकास हुआ। तो जब हमने अभी पढ़ा कि पूंजीवादी कितनी शक्तिशाली व्यवस्था बनी है हमारे भारत में, क्यों? क्योंकि इससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आया, हमारी आर्थिक मंदी सुधरी थी। ठीक है, तो जब पूंजीवाद व्यवस्था इतनी शक्तिशाली और आर्थिक व्यवस्था बन सकती है तो राष्ट्र राज्य भी बन सकता है। तो राष्ट्र राज्य होता क्या है? राष्ट्र राज्य होता है अपने राष्ट्र से प्रेम। तो जब राष्ट्र राज्य भी सशक्त एवं प्रबल राजनीतिक रूप ले सकता है, यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, तो जब औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ था? नए सामाजिक समूह एवं नए सामाजिक रिश्तों का विकास हुआ था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम औद्योगिकरण क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। बट अगर जैसे छोटे छोटे गांव से लोग आते हैं शहरों में काम करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो और लोगों से मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि और लोगों से मिलेंगे तो उनकी फ्रेंडशिप होगी और रिश्ते भी बनेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप स्कूल में आते हो तो आपकी फ्रेंड्स बनती हैं, आपका एक ग्रुप बन जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ दे रखा, औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह एवं नए सामाजिक रिश्तों का विकास हुआ। किसकी वजह से? पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से, ठीक है ना। आ गया आप लोगों को, उम्मीद है आ गया हो। अब हम आगे चलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे अब नगरीकरण और औद्योगिकरण, ठीक है। अब देखते हैं। लेकिन गाइज, अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो उपनिवेशवाद के दौरान दो संरचनात्मक परिवर्तन हुए। वो क्या थे? नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो पहले हम पढ़ेंगे, हम नगरीकरण और औद्योगिकरण को जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे आगे, औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उद्देश्य से जो ऊर्जा के गैर मानवीय संसाधनों पर निर्भर होता है। इसमें ज़्यादातर लोग कारखानों, दफ्तरों तथा दुकानों में काम करते हैं तथा इसके कारण कृषि व्यवसाय में लोगों की संख्या कम होती जा रही है। औपनिवेशिक काल के नगरीकरण में पुराने शहरों का अस्तित्व कमजोर होता गया और उनकी जगह पर नए औपनिवेशिक शहरों का उद्भव और विकास हुआ।
तो औपनिवेशिकवाद का संबंध किससे है? यांत्रिक उत्पादनों से, ठीक है, उनके उदय से। तो औद्योगिकरण क्या था? औद्योगिकरण में हम क्या देखते हैं, इसको आसान भाषा में जो कहें तो ये है कि छोटे छोटे गांव से जब लोग शहर में काम करने के लिए आते हैं, उद्योग लगाने के लिए आते हैं, उसे औद्योगिकरण कहते हैं, ठीक है। जब लोग शहरों में काम करने के लिए आते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है गैर मानवीय संसाधनों पर निर्भर होते हैं। तो जो अब व्यवसाय लगते हैं वो गैर मानवीय मतलब मशीनों पर निर्भर होते हैं। तो ज़्यादातर लोग कहाँ काम करते हैं? कारखानों में, दफ्तरों में और दुकानों में, जिससे औपनिवेशिक काल के नगरीकरण में पुराने शहरों का अस्तित्व कमज़ोर होता गया और उनकी जगह पर नए औपनिवेशिक शहरों का उद्भव और विकास हुआ। क्यों? क्योंकि जो पुराने शहर थे वहाँ से लोग नए शहरों में आ गए, क्योंकि मशीनों में काम करना था। तो इसीलिए जो पुराने शहर थे उनका अस्तित्व बहुत कमज़ोर हो गया और उनकी जगह औपनिवेशिक काल में नए शहरों का उद्भव और विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, नगरीकरण को औद्योगिकरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दोनों एक साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं। कई बार औद्योगिक क्षरण भी देखा जाता है। भारत में कुछ पुराने परंपरात्मक नगरीय केंद्रों का पतन हुआ। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन व निर्माण में बढ़ावा आया, उसके विपरीत भारत में गिरावट आई। प्राचीन नगर जैसे सूरत और मुसलेपट्टनम का अस्तित्व कमजोर हुआ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि औद्योगिकरण और नगरीकरण एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। तो जब औद्योगिकरण करने के लिए लोग गाँव से शहरों में आते तो वो वहीं बस जाते हैं, जिससे कि नगरीकरण होता है, ठीक है जी, जिससे औद्योगिकरण भी देखा गया है। अब भारत के जो पुराने परंपरागत नगरीय केंद्र थे उनका पतन हो गया। किस तरह? जिस तरह ब्रिटेन में जो उत्पादन व निर्माण में बढ़ावा आया, उसी के उलट भारत में कमी आई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आधुनिक नगर जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जो उपनिवेशवादी शासन में प्रचलित हुए, मजबूत होते गए। तो आधुनिक नगर कौन कौन से थे हमारे? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। ये उपनिवेशवाद में ये बहुत प्रचलित हुए थे और आज ये बहुत मजबूत हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नगर तट के किनारे हैं, ठीक है, समुद्रों के किनारे हैं ये नगर, इसलिए ये ज़्यादा प्रचलित हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तट से ही सारा सामान भेजा जा सकता। बम्बई से कपास, कलकत्ता से जूट, मद्रास से कहवा, चीनी नील तथा कपास ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था। तो कहाँ कहाँ से किया जाता था? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास से। किसके जरिए? हवाई कह रही हूँ, पानी के जहाज़ों से ये निर्यात किया जाता था, तो इसलिए उन्हें बहुत आसानी होती थी। प्रारंभ में भारत के लोग औद्योगिकरण के कारण ब्रिटिशों के विपरीत कृषि क्षेत्र की ओर आए। इस प्रकार नए सामाजिक समूह तथा नए सामाजिक संबंधों का उदय हुआ। तो प्रारंभ में क्या हुआ? भारत के जो लोग थे औद्योगिकरण के वजह से ब्रिटिशों के विपरीत कृषि क्षेत्र की ओर आए। उन्होंने कृषि करनी स्टार्ट की, जिससे कि लोगों के सामाजिक समूह बने और सामाजिक संबंध भी बने। अब जैसे कि अगर लोग काम करने के लिए कहीं जाते तो उन्हें दूसरे लोग मिलते हैं, उससे उनकी दोस्ती होती है, तो इस तरीके से समूह बनते हैं। तो यही हुआ था, सामाजिक संबंधों का उदय हुआ था। अब नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक स्थिति को औद्योगिकरण के द्वारा ही सुधारा जा सका। समाजशास्त्री MSA राव ने लिखा है कि भारत के अनेक गाँव भी तेजी से बढ़ रहे हैं, नगरीय प्रभाव में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उसकी आर्थिक स्थिति को औद्योगिकरण के द्वारा ही सुधारा गया था। जब औद्योगिकरण बढ़ा, उससे भारत की आर्थिक स्थिति भी सुधारी गई। तो समाजशास्त्री हैं एक MSA राव, उन्होंने लिखा था कि भारत के जो अनेक गांव हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्यों? औद्योगिकरण के कारण और नगरीय प्रभाव में आ रहे हैं। जैसे नगर के प्रभाव में आ रहा है, अगर नगर उत्पत्ति करता है, उसका विकास होता है, तो जो उसके पास वाले गांव हैं उनका भी विकास होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट, ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। समुद्र तटीय नगर जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उपयुक्त माने गए थे। क्यों? कि इन जगहों से उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जा सकता था, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार की नज़रों में कौन कौन से प्रदेश थे जो अच्छे माने गए थे? वो थे तटीय नगर, जैसे बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो पानी के जहाज़ों से वहाँ से निर्यात किया जाता था सामान, तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार को वो वाले शहर अच्छे लगते थे, क्योंकि इसमें पैसे कम लगते थे और जल्दी से सामान पहुँच जाता था। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चाय की बागानी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चाय की बागानी। तो देखते हैं चाय की बागानी क्या है।
आधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीकों से मजदूर की भर्ती करती थी। ठीक है, तो अभी जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं पहले, तो उससे पता चलता है कि जो औपनिवेशिक सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो जो मजदूर थे उनकी भर्ती बहुत गलत तरीके से करती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मजदूरों को बलपूर्वक बागानों में सस्ते में काम करवाया जाता था। इससे बागान वालों को फ़ायदा मिलता था। तो इससे क्या पता चलता है, जो मजदूर थे, ठीक है, उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे, मतलब इतने कम कि वो अपनी नीड्स भी पूरी नहीं कर सकते, और उनसे बलपूर्वक काम कराया जाता था। जिससे अगर वो थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो उनको रेस्ट भी नहीं करने दिया जाता था और बलपूर्वक उनसे काम कराया जाता था। इससे बागान के मालिकों को बहुत फ़ायदा होता था, क्योंकि उनका तो काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, बागानों के मालिक और अंग्रेज़ और उनकी मेम विशाल बंगलों में रहते थे। सारा ज़रूरत का सामान उनके पास मौजूद होता था। उनकी ज़िंदगी चकाचौंध भरी होती थी। तो मतलब जो बागानों के मालिक थे वो कौन थे, अंग्रेज़ और उनकी मेम। तो वो बहुत बड़े बड़े घरों में रहते थे और उनके पास ज़रूरत के सारा सामान होता था, जिससे कि उनकी ज़िंदगी अच्छी थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण। अब तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था उपनिवेशवाद के दौरान। ठीक है, औद्योगिकरण ये जो भी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण। स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण। औद्योगिकरण को स्वतंत्र भारत ने सक्रिय तौर पर बढ़ावा दिया। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें जानना होगा स्वदेशी आंदोलन क्या है। तो स्वदेशी आंदोलन का मतलब है, आप लोगों को याद होगा एक नारा हुआ था एक आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन, जिसमें कि क्या तय हुआ था कि जितनी भी वस्तुएं जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो भारत से बनी ही चीज़ें हम लेंगे, कहीं बाहर की नहीं लेंगे। तो जिससे कि क्या हुआ, हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत हुई, क्योंकि सब लोग भारत से ही बनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे, तो आर्थिक विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, तीव्र और वृहद औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में सुधार और सामाजिक न्याय हो पाया। मतलब बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज, भारी मशीनीकृत उद्योगों का विकास हुआ। इन्हें बनाने वाले उद्योग पब्लिक सेक्टर के विस्तार और बड़े कोऑपरेटिव सेक्टर को महत्वपूर्ण माना गया। तो अब क्या हुआ, जो मशीनों से काम होते थे, अब मजदूर इतने मतलब हाथ से वो नहीं रहते, हस्त करने वाले, हाथों से काम करने वाले नहीं थे, अब मशीनों से काम होता था, जिसके द्वारा उद्योग काफ़ी बड़े और ये अब पब्लिक सेक्टर्स के हाथों में हो गया था। पहले क्या होता था कि सिर्फ सरकारी हाथों में होते, गवर्नमेंट जॉब्स होती थी, बट अब पब्लिक सेक्टर्स भी हो गए, इनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा। जब पब्लिक सेक्टर्स हो गए तो लोगों को जॉब्स ज़्यादा मिलने लगी। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वतंत्र भारत में नगरीकरण। अभी हमने देखा औद्योगिकरण, अब हम देखेंगे स्वतंत्र भारत में नगरीकरण। तो फर्स्ट पॉइंट है, भूमंडलीकरण द्वारा शहरों का अत्यधिक प्रसार हुआ। जब भूमंडलीकरण होता है तो उससे क्या होता है, शहरों का प्रसार होता है, प्रचार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, MSA राव के अनुसार भारतीय गांवों पर नगरों के प्रभाव। अब हम देखेंगे जो हमारे नगर थे उनका गांवों पर क्या क्या प्रभाव हुए। तो फर्स्ट पॉइंट है, कुछ गांव ऐसे हैं जहां से अच्छी खासी संख्या में लोग दूर दराज के शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं। बहुत सारे प्रवासी केवल भारतीय नगरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव क्या था कि जो गांव के लोग थे वहां की बहुत ज़्यादा संख्या नगरों में काम करने के लिए जा रही थी। ठीक है, और सिर्फ भारत में नहीं, बहुत अलग अलग देशों में भी जा रही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, शहरी प्रभाव उन गाँवों में देखा जाता है जो औद्योगिक शहरों के निकट स्थित हैं, जैसे भिलाई। तो जो शहरी प्रभाव ज़्यादातर कहाँ देखे जाते हैं, जो उस शहर के बराबर में है, मतलब उसके आसपास कोई गांव है, उन पर ज़्यादा देखा जाता है प्रभाव किसका, नगरों का। नेक्स्ट है, महानगरों का उद्भव और विकास तीसरे प्रकार का शहरी प्रभाव है, जिससे निकटवर्ती गांव प्रभावित होते हैं। कुछ सीमावर्ती गांव पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि अब जो महानगर हैं उनके विकास के लिए, उद्भव के लिए क्या होता है, अब जो उनके आसपास के गांव होते हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं। कैसे, क्योंकि जब वे क्षेत्र जहां लोग नहीं रहते तो वहां नगरीय विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई गांव है वहां लोग कम हैं तो उसको भी नगर के विकास के लिए ही वहां काम कराया जाता है, और जो लोग होते हैं उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें यही पढ़ना था।
कि किस तरीके से उपनिवेशवाद का, उपनिवेश काल का हमारे भारत पे पर वो प्रभाव पड़े हैं और किस तरीके से हमारे भारत का विकास हुआ है। ठीक है, तो हमने ये सब इसमें पढ़ा है। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ नहीं आया हो तो आपके कोई भी डाउट्स हो या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हमने इसमें स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण, स्वतंत्र भारत में नगरीकरण भी पढ़ लिया है। अब हम ऊपर देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। देखें तो मुख्य बिंदु क्या थी। सबसे पहला हम संरचनात्मक परिवर्तन पढ़ रहे थे। ठीक है, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास केस हुए हमने पढ़ा उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, नगरीकरण, औद्योगिकरण, चाय की बागानी, स्वतंत्र भारत में नगरीकरण, स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण। तो आप सबको समझ आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है जी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो टाइम है ये एग्ज़ाम्स का है, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले, सबकी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।